श्रोताओं नमस्कार। महीने का आखिरी रविवार और ये दिन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का। आज इसकी 122वीं कड़ी थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई सारे विषयों पर अपने विचार लोगों के साथ साझा किए। तो हमेशा की तरह आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू मन की बात पर परिचर्चा के लिए हाजिर है और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र शाही, रिटायर्ड वीर चक्र से सम्मानित हैं। और आज प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की है, तो हमने सोचा कि उनको बुलाना सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और जरूरी होगा। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आज हमने मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत ही ऑपरेशन सिंदूर के साथ की। वो फौज का पराक्रम जो हमने पाकिस्तान को उसके गलत कामों की सजा देते हुए दी है। सर, इस ऑपरेशन सिंदूर के जो पूरा घटनाक्रम है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे कुछ ऐसी अपेक्षा भी थी कि प्रधानमंत्री इस महत्वपूर्ण विषय पर ज़रूर कुछ बात करेंगे और बड़ा अच्छा लगा जबकि उन्होंने पहली प्रायोरिटी में ऑप सिंदूर की बात की। जो पहलगाम में घटना घटी वो तो बहुत दुखद थी और मेरे ख्याल उस घटना ने पूरे जो दहशतगर्दी का पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा था, अब उसका फूटना ही आवश्यक था। ये निर्णय बहुत सोचा समझा हुआ निर्णय सरकार ने लिया और मैं समझता हूँ उसी ही निपुणता से, उसी ही कुशलता से, उसी ही दिलेरी से और साइंटिफिकली उसी एक्यूरेसी से उसको हमारी तीनों फोर्सेस ने अंजाम दिया। अभी ऑप सिंदूर चालू है। एक बहुत अच्छी चीज प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में तिरंगा यात्राओं की जो कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पूरा देश एक साथ मिलकर मना रहा है। तिरंगा यात्राएं जो हैं पिछले 10-15 दिन से लगातार निकाली जा रही हैं और पूरे देश में एक सेंस ऑफ वननेस है कि हम एक हैं और हमने उस दुश्मन के खिलाफ जीत हासिल की है, कार्रवाई की है, जो कि पूरी दुनिया का दुश्मन है, जो कि आतंकवाद है। तो इस ऑपरेशन ने पूरे देश को जोड़ दिया, एकजुट कर दिया। तो इस एकजुटता को सर आप किस तरह से देखते हैं? जैसा अभी नजर आ रहा है, बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। मैं 35 साल रेगुलर सर्विस किया, 3 बड़ी और 4-5 छोटी छुटपुट जंग में मुझे भाग लेने का अवसर भी मिला, सम्मानित भी किया गया जंग में। मेरा एक ऐसा देखना है कि बहुत जोश आता है जब फौज जंग में जाती है। बहुत बढ़िया देश एकत्र हो जाता है जब तक फौज जंग में होती है। बड़े भाषण और सहानुभूतियाँ उभरते हैं जब जंग में हम विजयश्री को प्राप्त करके तिरंगा को या तो कंधे पर लहराता हुआ लेकर वापस लौटते हैं और कुछ हम में से उसी तिरंगे में लिपटे हुए औरों के कंधों पर वापस लौटते हैं। बहुत बड़ा जज्बा नजर आता है। पर एक दुख की बात है कि ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड सा रहता है। बहुत छोटे समय के लिए ये भावना रहती है, कुछ ही समय में ये सब भुला दिया जाता है। पर अब ये कितना अरसे चलने वाला है ये तो भविष्य बताएगा। मैं समझता हूँ अगर प्रधानमंत्री या हमारे और मंत्रीगण इसी तरह से इस बात को प्रोत्साहन देते रहे तो हो सकता है कि इसके ये जो परिणाम है ये दूरगामी भी नजर आए। जी। और जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, देश के साथ जुड़ाव की बात करते हैं, तो एक अपनेपन की भावना आती है। और देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर ये भी अपील करते हैं कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। अपने लोगों के लिए हमें वोकल भी होना है, उनका इस्तेमाल भी करना है, उनको बढ़ावा भी देना है और उनकी हौसला अफजाई भी करनी है। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे हम पाकिस्तान के स्थित आतंकी ठिकाने हमने तबाह किए, तो उसमें जो वेपन्स यूज़ किए गए, गैजेट्स यूज़ किए गए, उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे देश में निर्मित थे और उसमें हमारे इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी का भी बहुत योगदान रहा है। तो जब हम हर चीज को अपने जिसके कहते हैं ना कि हम देसी की तरह जुड़कर देखते हैं, तो वो उसको और मजबूती देता है। आप सही कह रहे हैं। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है फौज को भी और पूरे देश को भी। और ये जो वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री ने कई विषयों में चलाया, पर जब उसको हम आर्म फोर्सेस के साथ जुड़कर देखते हैं, ब्रह्मोस ने बड़े डिसाइसिव टर्न ला दिया इस ऑपरेशन में। हमारे आकाश तीर ने बड़ा डिसाइसिव काम किया
और देश को हिफाजत में रखा। हमारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया रशियन S-400 के साथ, जी और जो इंटीग्रेटेड सिस्टम था उसमें बहुत सी चीज़ें पूर्ण रूप से हमारी देसी थी, जी। जिसमें से एक आकाश तीर है। और खास तौर पर LOC और J&K का एरिया जो था, जी। वहां पर तो हमने देसी इस्तेमाल किया, वहां पर हमने रशिया की जो टेक्नोलॉजी उसको सिस्टम मैं जम्मू में था जी और किसी भी समय जम्मू वासी होने के नाते हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई उनका मिसाइल या अटैक पड़ेगा। जी। पूरी तरह ब्लैकआउट कर रहा था जी। और मेरी ऊपर में समझा सकता था इस उम्र जी। में जी। लोगों को भी लाइटनिंग गिरानी, ब्लैकआउट रखना, ज़रूरत से बगैर घर के बाहर ना निकलो, शेल आ सकता है, मिसाइल आ सकता है, पर कुछ नहीं आया, जी। जिसकी पूरी सराहना हमारे लोकल बने हुए डिफेंस डिफेंस सिस्टम सिस्टम पर को है। जाता। न सिर्फ ये बड़ी भारी बात थी, इन सब के ऊपर जो अदृश्य शक्ति काम कर रही थी जी वो था हमारा नाविक सिस्टम। क्योंकि जब हम GPS अमेरिकन या किसी भी देश के अदर सैटेलाइट के गाइडिंग सिस्टम से चलते थे, जी अलग अलग वेपन्स के अलग अलग देशों के सैटेलाइट, तो उस इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं किसी न किसी कीमत पर लीक हो जाना असंभव नहीं था। जी ऐसा होता आया है, जी ऐसा मेरे अनुभव में है कि डबल एजेड और डबल गेम भी लोग इन चीज़ों में खेलते आए हैं। और आज जबकि नाविक सिस्टम पूर्ण रूप से हमारा था, जिसके कोड किसी के पास नहीं थे, जी इसलिए हमने जो कुछ आदेश दिए, जो कुछ वेपन्स को प्रोग्रामिंग किया, जो कुछ वेपन की टारगेटिंग को प्रोग्रामिंग किया, उस पर कोई भी आंच नहीं आ सकी और विशुद्ध तौर पर उन्होंने पिन पॉइंटेड अटैक्स किए और तबाह किया। जी क्योंकि जितने भी टेरर तंजीम पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनके सरेगना सरेआम घूमते हैं। जी अगर जेल में रहते हैं तो बड़ी VIP कंडीशंस में रहते हैं जी और वहाँ से भी ऑपरेट करते हैं। न सिर्फ वो, जिस तरह से उनके जनाजे नमाज जनाजा पर जी सीनियर ऑफिसर्स जाकर हाथ बांधकर खड़े हुए हैं, जी जिस तरह उनके ताबूतों को पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में लपेटा गया है, जी। ये दर्शाता है कि ये जो तंजीमें हैं ये पाकिस्तान की आर्मी की फोर्स मल्टीप्लायर्स के तौर पर काम करती थी। पाकिस्तान फौज जो है वो ऐश परस्ती में पड़ी है, वो बिजनेस में पड़े हैं, वो बहुत से और काम करते हैं एक्सेप्ट वो काम जो फौज को करने चाहिए। जी जी तो उनकी मैं समझता हूँ युद्ध की क्षमता, द विल टू फाइट, द कैपेबिलिटी टू फाइट बहुत लो हो गई है। जी और इसलिए उन्होंने ये आउटसोर्स करके इन तंजीमों को पाला हुआ है एंड दे आर यूजिंग देम एज, जिसको फौज में हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर की तरह से, जी। वो पैसा दे के उनको लड़ाते हैं। जी तो खुद ही पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो गया है और बड़ी बुरी तरह हुआ है। और हमारे जैसे अभी जो सर्वदलीय शिष्टमंडल हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो जो बची खुची उनकी ढकी छुपी इज्जत है वो भी एक्सपोज कर दी जाएगी दुनिया भर में और पाकिस्तान का असली जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक दो बातें बहुत अच्छी की कि हमारे देश में जो आतंकवाद प्रभावित इलाके थे, नक्सल प्रभावित इलाके थे, वहाँ पर डेवलपमेंट और वहाँ पर एजुकेशन को ले जा करके हम बहुत बढ़िया जो बदलाव देख रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि एक जगह है, गांव है, महाराष्ट्र का एक गांव है ढलचिरौली जिले में, गांव काटेझरी। तो कहते वहां बस पहली बार गई तो लोगों ने ढोल के साथ उसका स्वागत किया। फिर उन्होंने जिक्र किया बस्तर, जो कि आतंकवाद जी के लिए जाना जाता है, वहां पर बस्तर ओलंपिक्स गेम शुरू कराना हमने शुरू किया। वहां पर साइंस की लैब्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर बच्चों का जो पास परसेंटेज है वो अबव 92% बच्चे पास हो रहे हैं। तो जब हम अपने किसी भी इलाके को आतंकवाद, कट्टरवाद या सेपरेटिस्ट से अलग करा करके उसे शिक्षा की रोशनी से जब रोशन करते हैं तो किस तरह से पॉजिटिव नतीजे आते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि आप तुम सोमा ज्योतिर्गमया, जी प्रकाश तो तभी होगा जी जब विद्या आएगी, ज्ञान आएगा। और इसको जितनी खूबी से अब प्रयोग में लाया जा रहा है, सुनते तो ये हम बचपन में भी थे जी और माँ सरस्वती की आराधना करने के समय, पर इसको प्रमाणित करने के लिए और उसको प्रभावित करने के लिए मेरे ख्याल में आज से पहले
मैं जब आज की बात कर रहा हूँ, ये जो चंद वर्षों से नया एजुकेशन सिस्टम आया और भारतीयता हमारी विद्या में सम्मिलित होने लगी। क्योंकि अब तक जो मैं समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम था, दुर्भाग्य से मैं कहूँगा, जी, जी। जो विद्या मैंने बचपन में हासिल की, जी, उसका भारतीयता से बहुत कम संबंध था। जी, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार शायद हम लोग अपने स्कूलों की एजुकेशन में नहीं पा पाए, जो आज के बच्चों को सौभाग्य से मिलना शुरू हो गया है। जी। और बात करें हम उन एरियों की, उन इलाकों की, उन जगहों की, जैसे बस्तर का आपने नाम लिया, जहाँ विद्या का प्रकाश पहुँचा ही नहीं था, जी। अब न सिर्फ प्रकाश पहुँच रहा है, पर एक सही तरीके का, सही दिशा में, सही संस्कृति और सही संस्कारों के साथ प्रकाश पहुँच रहा है। ये एक बहुत बड़े भाग्यशाली बात है और मैं बड़ा एक अच्छा भविष्य उन बच्चों का और पूरे देश का देखता हूँ। और देखिए विद्या ही एक ऐसी चीज है जो हमें सच और झूठ, गलत और सही के बीच फर्क करना सिखाती है। वो तमीज हमें देती है कि हम अच्छे बुरे के बीच फर्क महसूस कर सकें। और जब शिक्षा इन इलाकों तक पहुंचती है तो लोगों में भी जागृति आती है और वो हथियार छोड़ के और बुराइयां छोड़ के, अंधविश्वास छोड़ के वो तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री हर प्रोग्राम में प्रकृति की बात करते हैं, वन्य जीवन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, यानी जो हमारी वसुधा है, जो धरती है, उसको बचाने की बात करते हैं। तो उन्होंने गुजरात के गिर के जो जंगल हैं उनका जिक्र किया और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने ये डाइवर्ज किया कि पिछले 5 सालों में वहाँ जो शेर हैं उनकी गिनती जो है वो 674 से बढ़कर 891 हो गई है। वो सेंसस हुआ होगा, इनका फॉरेस्ट लाइफ का भी होता है। तो इसमें उन्होंने जिक्र किया कि हमने इस कार्य के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल जो उनकी गिनती की गई, सेंसस किया गया, उसमें भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। न सिर्फ इतना, अब टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आता जा रहा है। उनके स्वास्थ्य का भी आंकलन किया जाता है जी। और उनके उपचार का भी प्रयोग किया जाता है। और ये सब चीज़ें नई टेक्नोलॉजी से इसलिए हो पा रही हैं कि अब हम लोग इस तरफ देखना शुरू कर रहे हैं, जी। इस तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि कुछ अरसा ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निकला जिसमें कि ज़्यादातर जो कुछ भी ये स्कैम, वो स्कैम, उसमें ही हम लोग रहते थे जी। और शायद बाहर की तरफ ज़्यादा देखते थे, दूसरे मुल्कों में। और आज भारत इस बात को प्राथमिकता दे रहा है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, जो इन्वेंशंस करते हैं, वो ग्राउंड लेवल तक आनी चाहिए। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर कुछ हो रहा है तो वो खेतों तक जाना चाहिए, किसानों तक जाना चाहिए। तभी जो इतना पैसा खर्च के, इतनी मेहनत करके जो हम रिसर्च करते हैं, जब तक उसका फायदा जमीनी सतह पर नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिसके लिए इतनी स्कीम्स जो चली हुई हैं और जो डायरेक्ट टच हो गया है सरकार का, वो उनका सालाना जो उनको पैसा दिया जाता है वो हो, या उनको जो यूरिया दिया जाता है वो हो, या और मैन्योर्स जो दिए जाते हैं वो हो, ज़मीन की क्वालिटी का आंकलन हो, जी। साइंटिफिक मिट्टी की रिसर्च हो, जी। कौन सी खेती के लिए क्या मुनासिब है, क्या किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो आंकलन है वो अब फल किसान के खेत तक पहुंच रहा है। जी। डिपेंड करता है ना कि ये शक्ति है आपका, इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अब ड्रोन की बात लीजिए, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने ड्रोन किस लिए इस्तेमाल किया? ड्रग्स की, हथियारों की स्मगलिंग के लिए, ड्रग्स भेजने के लिए, आर पार करने के लिए। और हमारे देश में ड्रोन दीदियां, जो हमारी किसान बहनें हैं, वो ड्रोन दीदियां बनकर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं और उनके पास ड्रोन्स हैं, वो उन ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। जब भी स्प्रे करना होता है या बीज बोने होते हैं, वो किराए पर देती हैं और पैसा कमाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि शक्ति और समर्थ आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी 50% जो आबादी नारी शक्ति है, जब वो योगदान देती है अपनी समर्थ का, तो ऐसे देश की तरक्की मैनीफोल्ड किस तरह से। देखिए, मुझे एक बड़ा सौभाग्य से मौका मिला, एक सफारी पर गया हुआ था, रुकना पड़ा हमें एक जगह गाड़ी की कुछ प्रॉब्लम की वजह से।
तो टहलते टहलते हम निकल गए उड़ीसा में। मुझे एक बेटी से मिलना हुआ, 30-32 साल की रही होगी। वो एक ही समय में पीछे बच्चा बांधा हुआ, वो उस बच्चे को भी खिला रही, वो ड्रोन से इसका पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रही और खेत को पानी लगा रही। ये 3 काम वो एक 32 साल की लड़की, दुर्भाग्य से उसकी भाषा वो मैं नहीं समझ पा रहा था, मेरी भाषा वो नहीं समझ पा रही थी, पर फिर भी उसने मुझे पूरा कन्वे कर दिया। और कितनी उसके मन में शांति होगी, कितना तेज उसकी आंखों में और उसके शरीर में देखा। और यही इलाका मुझे याद आया लगभग 50 वर्ष पहले जब मैं फौज में था और उस इलाके में पोस्टिंग थी, तो कभी कभी हम लोग जाया करते थे वेरियस ड्यूटी रीजन से, और वहाँ ये लोग डर के भाग जाते थे। वो बड़े कॉन्फिडेंटली मुझसे 1 to 1 अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, जानते हुए कि हमको एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आती है, हमने कोई 20-1 मिनट वार्तालाप किया। उसको मुझसे या मेरे साथियों से कोई भय नहीं था, मुझे भी उससे बातचीत करने में कोई परायापन नहीं लगा जी। एक देशवासियों की तरह। तो देखिए कितना आत्मविश्वास, कितना कॉन्फिडेंस उन इलाकों में आ गया है जहाँ के वो जीप से 3-4 लोग उतरे नहीं और भाग लेते थे वो कि पता नहीं है क्या मुसीबत आगे, कौन आगे क्या करेंगे, डर था जी। वो भय निकल रहा है जी। और देखिए हमारी लगभग 50% आधी शक्ति जो है, हमारी नारी शक्ति है, वो आधी शक्ति है। हमारे जितने की जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका 50% है। और अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और आज जैसा आपने एग्जाम्पल भी दिया, और हम भी आए दिन सुनते भी हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो देवियां हैं, नारी शक्ति जिनको हम कहते हैं, तो मल्टी टैलेंटेड तो महिलाएं हैं ही, चाहे वो घर में काम कर रही हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रही हैं। तो उनका, हर नारी का, उनकी सामर्थ्य का पूरा पूरा इस्तेमाल करके हम देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जगमोहन जी, मैं उनको बेटर हाफ सभी कहते हैं, बेटर हाफ। वो जो 50% है वो मैं समझता हूँ शक्तिपूर्ण 50%। शक्ति उपासक हैं हम लोग, तो हर रूप में हम शक्ति की आराधना करते हैं, पर ये जो 50% है ये तो बेटर हाफ है। इसका संचार होगा तो मैं समझता हूँ दिन दूनी चार चौगनी तरक्की देश करेगा। सर, पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने और उसकी तरक्की की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और पहले हम ये सोचते थे कि बहुत कठिन इलाका है, वहाँ तरक्की होगी तो जो चीन का हस्तक्षेप है, म्यांमार का हस्तक्षेप है, वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ तरक्की नहीं होनी चाहिए, उतनी डेवलपमेंट, उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन आज आसाम और दूसरे जो राज्य हैं वहाँ के 7 सिस्टर्स, उनकी तरक्की की तरफ खासा ध्यान दिया जा रहा है। और वहाँ के लोगों में भी अब जागृति आ चुकी है। वो भी क्या कर रहे हैं कि अपनी परंपराओं को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर विश्व के सामने रख रहे हैं। सिर्फ सामने रख नहीं रहे हैं, पूरे विश्व में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है उन चीज़ों की। जैसा कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया जो है उनका जिक्र किया कि उन्होंने क्राफ्टेड फाइबर जो है उसका चलन शुरू किया है, जो कि परंपराओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके काम हो रहा है। वो कपड़ा तैयार हो रहा है और सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम लोग, आप लोग और भी दुनिया के लोग जो अपने आसपास की समर्थ है, अपनी परंपराएं हैं, अपनी कला है, कलाकृतियां हैं, अपनी संस्कृति है, उन चीजों का इस्तेमाल हम दुनिया तक पहुंचाने और उसके साथ साथ पैसा कमाने और आत्मनिर्भर बनने में किस तरह से कर सकते। मैं समझता हूँ ये जो 7 सिस्टर्स वाला इलाका, इस सब एरिया का जो काफी लंबे समय से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। एक वैक्यूम था वहाँ, और वो वैक्यूम ही मेरे ख्याल इस बात का कारण बना कि चाइनीज का भी ध्यान का ये तो खाली पड़ा है, और वही ध्यान म्यांमार की तरफ से ये कुकीज़ ये जितने, और फिर लोकल मिजोरम की प्रॉब्लम, नागालैंड की प्रॉब्लम, इन सब समस्याओं के पीछे कारण यही था कि बहुत लंबे अरसे तक हम भारत का, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और पंजाब का, राजस्थान का ये जो इलाका था, इस तरफ ज़्यादा केंद्रित रहा। कुछ केंद्र दूसरा बन गया जो कि सदर्न साइड में बन गया, पर ईस्ट का इलाका काफ़ी हद तक निगलेक्ट किया गया। और मेरे ख्याल वही कारण है कि वहाँ वैक्यूम था और जगह जगह लोगों की अलग अलग विचारधाराएं वहाँ शुरू हो गई। अब ये जो उनको हम साथ लेकर चल रहे हैं तो बहुत कुछ निकलेगा वहाँ से।
और जिस तरह लोगों को भी मौका लग रहा है, और जो स्टार्टिंग में हमने बात की कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की भावना, एक वननेस की जो भावना है जी वो जी बढ़ती जा रही है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आ रहे हैं और अपनी समर्थ का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा ये बात भी कहते हैं कि अमूमन एक हमारे लोगों में धारणा होती है कि सरकार कोई योजना बनाएगी तो उसके मुताबिक हम काम करके देश को आगे लेके जाएंगे, लेकिन हम भी तो देश हैं। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं, अपने देश के लिए योगदान दे सकता हूं, या अपने बलबूते पे ही अगर मैं पैसे भी कमा के अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता हूं, तो क्यों ना मैं करूं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 65 साल के एक पोलियोग्रस्त व्यक्ति, उनका नाम है जीवन जोशी। तो जब मैंने उनका नाम सुना ना, तो उनके नाम में ही मुझे लगा कि जीवन, नाम में ही जीवन है। और जोशी जब सरनेम है, उसके ऊपर खैर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जोशी है तो उसमें जोश भी उस नाम में अवश्य को होगा। देखा। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी के वो रहने वाले हैं। तो वो आर्ट, कुछ इस तरह से आर्ट बनाते हैं, जो चीड़ के पौधे होते हैं, उनकी जो छाल गिर जाती है, इधर उधर बिखरी रहती है, उससे जंगलों में आग भी बहुत बार लग जाती है, उससे वो तरह तरह की कलाकृतियां हैं वो बनाते हैं। तो हमारे आसपास कितना कुछ, जम्मू में भी होगा, पंजाब में भी होगा, हर जगह कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आसपास उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उनका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो किस तरह से हमें अपनी लोकल चीजें, चाहे वो वेस्ट है, चाहे वो कोई नायाब चीज है, या कोई वहाँ की खास फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है या कोई और चीज है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, एक तो अनुसंधान बड़ा आवश्यक है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। अभी तक हम लोग फॉरेन फार्मूलाज पर ही ज़्यादा चलते रहे। जी बाहर क्या चीज़ बिक रही है, क्या चीज़ बन रही है, जी या तो सीधी बाहर से मंगा लो, जी जाने दो, पैसा जाता है जी तो। उसके बाद वो चीज़ें यहाँ बननी शुरू हुई तो वो रॉयल्टी देते हैं, तो लेते रहो। जी अपने देश की अपनी ही इन्वेंशंस, अपनी ही दिनचर्या, या अपना ही जो लोकल उद्योग है, ग्रामीण लेवल पर जो उद्योग है, उसको बढ़ावा देना, वो पनपे और वो उभर कर सामने आए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इस दिशा में मैं समझता हूँ यूपी ने एक स्कीम चलाई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशल आइटम होनी चाहिए। जी। और ये पूरे देश में, अब तो ये पूरे देश अब में ये लागू उसके हो बाद चुकी पूरे है, देश में और हर चलना डिस्ट्रिक्ट शुरू में जी अपना एक प्रोडक्ट होना चाहिए। जी, वो यूपी से शुरू हुआ था, जी पर अब पूरे देश में आपने जैसा सही कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट की एक आइटम होनी चाहिए। और हमारे जैसे बड़े देश में, 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में, जी अगर हर डिस्ट्रिक्ट से एक निकले, एक समय आ जाएगा कि उसमें भी कंपटीशन करके शायद हर डिस्ट्रिक्ट से एक की जगह दो, दो की जगह तीन तीन चीज़ें उभरनी और शुरू देखिए होंगी। अब ऐसा हो भी रहा है। आप जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारे बासमती चावल हैं, उनको जीआई टैग मिल जाता है। हमारे कलाड़ी जो रामनगर की होती थी, उसको जीआई टैग मिल जाता है। बसोली क्या, पश्मीना और जो पेंटिंग्स हैं, उनकी अलग से अपनी पहचान बनती है। जी। तो हम बहुत रिच हैं, और इस रिचनेस को सिर्फ आगे लाने के लिए एक तो हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, और सरकार का साथ भी चाहिए, और एक जज्बा होना चाहिए अपनी चीज़ों पे जो प्राउड फील करें, और चाहें कि दुनिया देखी तो सही हम कितना दम रखते हैं या क्या काबिलियत है हमारी। आयुर्वेद का उन्होंने जिक्र किया। जी आयुर्वेद को बड़े पैमाने पर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मान्यता हासिल हो रही है, और ख़ास तौर पर जो प्राचीन पद्धतियां हैं इलाज की, जो हमारा आयुष मंत्रालय भी उसके लिए बन गया है। तो हमारी प्राचीन पद्धतियां जो हैं, इनके साथ जुड़ा एक समय वही था कि जब हम सोचते थे ये देसी दवाइयां, इनसे कुछ नहीं होता, ये यूनानी है, ये आयुर्वेदी है, ये योगा है, इससे क्या होगा, सही तो एलोपैथी है। तो ये जो धारणा बदल रही है लोगों की, अपने आयुर्वेद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसका आंकलन करते हैं आप? देखिए, ये जो आयुर्वेद, यूनानी, कुछ हद तक होम्योपैथी, इन सबको तो दबाने के लिए हमने कानून बनाए हुए थे। जी बाय लॉ आप होम्योपैथिक या आप आयुर्वेदिक में कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, जी कुछ ट्रीटमेंट्स आप नहीं कर सकते थे, उनको एक्सक्लूसिवली एलोपैथी के डोमेन में रखा गया। और ऐसा अगर सरकार ने कानून बनाकर किया तो उसके पीछे यही सोच रही होगी, क्योंकि ये वेस्टर्न चीज़ है, वेस्ट से कोई भी चीज़ आएगी वो किसी कीमत पर आएगी, और जो भी चीज़ किसी कीमत पर आएगी
उसके थोड़े बहुत किकबैक भी साथ आएंगे। जी। तो पूरे देश को पिछले 75-77 साल से हमने अपने देश की जो पद्धतियाँ थी इनको छुपा कर रखा, दबा कर रखा, उनको पनपने नहीं दिया। अब ये जो नई पहल कर रहे हैं इसका प्रभाव न सिर्फ हमारे देश में हो रहा है, इसका प्रभाव विदेशों में जा रहा है। जी, और आज देखिए ना, दुनिया के 150 से अधिक जो देश हैं वो योग दिवस मनाते हैं, योग को अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है ना कि योग कितनी अच्छी चीज है, किस तरह से बिना कोई दवाई खाए अपने हम शरीर को कितना तंदुरुस्त रख सकते हैं। आप शर्मा जी ताज्जुब करिएगा, न्यूयॉर्क में दातुन बिकने लगे हैं, 10 दातुन का एक पैकेट। और मुझे लगता है जम्मू में आजकल कहीं दिखता नहीं है, या इंडिया में बहुत कम लोग ढूंढ कर कहीं काट कर ले आओ या कहीं गांव में मिल जाएगा। जी। इन्हें पैक ऑफ 10 और 10 का 100 का पैकेज, जी। वो दातुन अब पैक्ड इन ब्यूटीफुल पैकेजेस मिल रहा है न्यूयॉर्क। वो तो आयुर्वेद ही है, नीम का प्रयोग है, नीम के दातुन है। तो अभी तो विदेशी तो ये अपनाने लगे हैं, शायद हमको अकल विदेशों के थ्रू आती है। मैं आज के पहले टॉपिक पर फिर चाहूंगा कि हम अब मानने को तैयार हैं कि जो चीज वेस्ट से घूम कर आ रही है और जो देश में बन रही है उसकी कदर कम कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बहुत सारे विषय शामिल किए। इतना समय नहीं है कि हम सभी विषयों को लें, लेकिन योग का उन्होंने जिक्र किया, योग का जिक्र किया था। और ये भी उन्होंने अपील की है कि आपके जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं वहां पर आप योग आयोजित कीजिए, योग शिविर उस दिन आप रखिए, ताकि उनको भी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी पहचान मिलेगी। और चलते चलते उन्होंने आईटीबीपी की टीम का जिक्र किया, जिन्होंने माउंट मोघालो में जी एक्सपीडिशन जो उनका था उसके दौरान प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है बर्फ से ढकी चोटियों में, वहां पर उन्होंने सारा कचरा जो बिखरा था उसको भी साफ किया है। तो हमें ये देख के चलना है कि ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है। और तो और एक कदम बढ़ के भारत तो यही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी है, धरती ही पूरी एक परिवार है। तो हमने इसका ख्याल रखना है, अपने वातावरण का, अपने पर्यावरण का, अपने जीव जंतुओं का, अपनी सेहत का, और अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करनी है। तभी जो है भारत जो विश्व गुरु बनने का या विकसित देश बनने का सपना देख रहा है वो सपना सच हो पाएगा। कर्नल शाही, हमारे अनुरोध पर आप हमारे यहाँ आए स्टूडियो में और मन की बात पर इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।